ओके, हेलो स्टूडेंट्स। अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी में कंटिन्यू करेंगे जो अपन ने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। अपन यहाँ तक आ चुके थे, ये अपन ने प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया था और अपना सेल इन्वेलप चल रहा था। इसी को अगर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर ना एक चीज़ देखो, सेल इन्वेलप मैंने क्या बताया कि जब इन्वेलप का मीनिंग क्या होता है, कवर करना। तो बैक्टीरिया को क्या चीज़ कवर कर रही है, प्रोकैरियोटिक्स को क्या चीज़ कवर कर रही है, इन्वेलप क्या कर रही है, उसी को हम बोलते हैं सेल इन्वेलप। ठीक, तो यहाँ पर अपन ने देखा था जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर हो गई, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये तीनों ही को हम क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप। इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। देन यहाँ पर क्या बताया, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो बैक्टीरिया को, प्रोकैरियोटिक्स को, बैक्टीरिया को हमने उनके ग्राम स्टैंडिंग के बेसिस पर दो टाइप में क्लासीफाई कर दिया है। एक है ग्राम नेगेटिव और एक है ग्राम पॉजिटिव। हमने नहीं करा, मतलब कि क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ उनका स्टडी वगैरह करा और उसके बेसिस पर एक सेकंड क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक डाई वगैरह ली और उसे ना क्रिश्चियन वॉयलेट एक डाई थी, एक सेकंड में इसका पूरा करवा देती हूँ तुम्हें। क्रिस्टल वॉयलेट डाई थी, उसमें उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया को डीप कर दिया, फिर उसे वाटर से रिंस कर दिया और रिंस करने के बाद में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में उसे स्टेन करवाया। देन बैक्टीरिया पर्पल दिखना स्टार्ट हो गए और फिर उसे डिस्टेन करा इथाइल अल्कोहल से, और इथाइल अल्कोहल भी 95% इथाइल अल्कोहल था, उसे डिस्टेन करा। तब उन्होंने देखा कि कुछ सेल ऐसे थे जो पर्पल रह गए और कुछ सेल ऐसे थे जो कि विदाउट एनी कलर, अपना जो ओरिजिनल था वही के वही में रह गए। इस बेसिस पर उन्होंने जिसने कलर ले लिया उसे नाम दिया ग्राम पॉजिटिव और जिसने कलर नहीं लिया उसका नाम दिया ग्राम नेगेटिव। ये ना लिख लो आप, ये करवाई देती हूँ, मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, बैक्टीरिया smear stained with crystal violet prepared in alcohol. With crystal violet prepared in alcohol, ठीक, उन्होंने क्या करा, फर्स्टली क्रिस्टल वॉयलेट जो कि अल्कोहल में प्रिपेयर्ड किया गया था उसके अंदर बैक्टीरिया को स्मीयर करवाया, देन उसे वाटर से रिंस कर दिया, वॉश करा, रिंस इन वाटर। नेक्स्ट स्टेप, वाटर में रिंस करने के बाद में स्टेन विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, स्टेन with aqueous solution of iodine। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन से अपेयर करने के बाद में उन्होंने देखा कि ऑल बैक्टीरिया स्टार्ट्स अपेयरिंग पर्पल।
सारे बैक्टीरिया पर्पल दिखना स्टार्ट हो गए। देन उन्होंने इथाइल अल्कोहल से डिस्टेन कर दिया इसे। और इथाइल अल्कोहल भी 95% इथाइल अल्कोहल। ठीक, डिस्टेनिंग करा उन्होंने इथाइल अल्कोहल से, और फिर देखा कि कुछ सेल्स थी जिन्होंने पर्पल कलर लेकर रखा हुआ है और कुछ सेल ने छोड़ दिया है। जिस सेल्स ने कलर लेकर रखा उसे हमने नाम दिया ग्राम पॉजिटिव, और जिस सेल्स ने पर्पल कलर छोड़ दिया उसका हमने नाम रखा ग्राम नेगेटिव। ठीक, ये उन्होंने करा था। ये पूरा बना लेना ऐसा कैसे ही, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, देन इसके बाद में क्या है अपना नेक्स्ट, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव हो गया। ग्लाइकोकेलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम while in other it may be thick and tough called capsule। ये जो मैंने अभी बताई है वही चीज़ लिखी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है ये अपन सेल मेम्ब्रेन जब अपन पढ़ेंगे आगे उसमें और ज़्यादा डीपली देखेंगे। अभी बस इतना समझ लो, परमिएबल का मतलब होता है परमिट करना, आने जाने के लिए अलाउ कर देना। ठीक, अब सिलेक्टिवली का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड चीज़ों को परमिट करना। सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर बाहर इन एंड आउट के लिए परमिट करती है, इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स, दोनों में स्ट्रक्चर दोनों का एकदम सिमिलर होता है, कुछ भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें एक मीसोसम, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें हमें मीसोसम नाम का भी एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि सेल के डिवीज़न में हेल्प करता है, उसको डिवाइड होने में। उसका जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब बाइनरी फिजन होता है ना बैक्टीरिया में सेल्स के अंदर, जब एक सेल से दो सेल्स बन रही होती है तो फिजन करना पड़ता है। फिजन मतलब तोड़ना, टूटना। तो जब बाइनरी फिजन होता है उस टाइम पे जो मीसोसम्स होती है, मीसोसम्स किस तरह की होती है मैं दिखाती हूँ। मीसोसम्स ऐसी होती है, ये हमारा सेल है, इस तरह से ये हमारा सेल है। इस तरह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वही अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीसोसम। मीसोसम, और इसका काम क्या होता है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है और इन्वेजिनेट होते होते ये क्या करती है, दो सेल को डिवाइड करवा देती है। पहले जो हमारा न्यूक्लियस होगा, जो न्यूक्लियस होगा इसके डिवीज़न में हेल्प करेगी। देन इसके बाद में पूरे सेल को डिवाइड होने में, उसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल हुई उसको एकदम इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड होने में, एंड देन पूरे सेल को दो पार्ट में डिवाइड होने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, वेसिकल्स के फॉर्म में, ट्यूबल्स के फॉर्म में या फिर लैमेली के फॉर्म में ये एक्सटेंशन हमें देखने को मिल सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन में, डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, ये वही लिखा हुआ है। हाँ, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, हमारा जो फ्लैजिला होता है, बैक्टीरिया सेल की मोबिलिटी स्ट्रक्चर जो फ्लैजिला हमें देखने को मिलता है उसमें हमें तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एक तो फिलामेंट, एक हुक और एक बेसल बॉडी।
ये फिलामेंट हुक बेसल बॉडी क्या होता है ये भी एक बार देख लो। ये हमारा बैक्टीरिया है, यहाँ से मान लो इसका फ्लैजिला आउट हो रहा है। ठीक, तो ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहेंगे जो कि अंदर की तरफ पूरा धंसा हुआ है, सेल बॉडी के अंदर है, उसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी। उसके जस्ट ऊपर ही हमें हुक दिखाई देता है जो ऐसा राउंडेड होता है। हल्का सा कर्वी होता है, इसे हम बोलते हैं हुक। और जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला का फिलामेंट। ठीक, ठीक है। ये पीली, मैंने बताया पीली क्या होती है, स्ट्रक्चर एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है जो स्पेशल प्रोटीन, पीलिन प्रोटीन से बना होता है। PILLIN, पीलिन प्रोटीन। फिमरी भी एक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं जो कि ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में होते हैं, और उनका मेन काम क्या होता है, पकड़ना, अटैचमेंट का काम होता है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जा रहे हो, पैसिवली मूव कर रहे हैं, मतलब कि वाटर के अंदर तो वाटर के थ्रू एकदम पैसिवली फ्लो में साथ में चलते चले जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो उन्हें अगर अटैच होना है, एक ही जगह रुकना है, तो उनके जो फिमरी वाला स्ट्रक्चर होता है ना, एकदम ब्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करते हैं, रॉक्स वगैरह को पकड़ लेते हैं, वहीं पे जकड़ लेते हैं ताकि वो आगे मूव ना कर सकें। यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोटिक्स पूरा कंप्लीट हुआ है स्ट्रक्चर वाइज। अब एक और चीज़ इसमें इंक्लूडेड है राइबोसोम और इंक्लूजन्स बॉडी। तो इंक्लूजन्स बॉडी, राइबोसोम, देखो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और हमें बैक्टीरिया में, मतलब प्रोकैरियोटिक्स में, राइबोसोम्स की जो 2 यूनिट्स देखने को मिलती है वो होती है 50S एंड 30S। एक्चुअली होता क्या है, राइबोसोम का 2 यूनिट से मिलके बना होता है। राइबोसोम आपस में 2 यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। एक राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती है, एक यूनिट होती है 50S, एक यूनिट होती है 30S। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक्स की। यूकैरियोटिक्स की यूनिट अलग होती है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स की बात चल रही है तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स का समझना। प्रोकैरियोटिक्स में जो 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम की, एक होती है 50S, एक होती है 30S, और दोनों आपस में मिलके जो राइबोसोम बनाते हैं उसका नाम होता है 70S। यहाँ पे 50 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर इसका साइज बताया गया है। पोलीसोम, ये मैंने बताया था स्ट्रक्चर बनाते टाइम कि राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। वो प्रोटीन का सिंथेसाइज कब करता है, जब डीएनए के थ्रू mRNA फॉर्म किया जाता है और साइटोप्लाज्म में आता है। ये कैसे हुआ, ये अपन आगे देखेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज में, प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो जब mRNA आता है साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, उससे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम अटैच होंगे और तभी जाके प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा। अब क्या हुआ, जब एक mRNA पर एक से कई ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है, ये रिजर्व मटेरियल होता है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइटोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी होती है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल, ठीक है। ये सब क्या हुआ, पूरा एनसीईआरटी की स्लाइड्स हैं। ये पूरा प्रोकैरियोटिक्स यहाँ तक जितना दिया हुआ एनसीईआरटी में, इतना अपना कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट ये अपना यूकैरियोटिक्स।
यूकेरियोटिक्स को समझने के लिए ये जो एनसीईआरटी के डायग्राम है इसे ना एकदम ध्यान से समझना। ठीक, मैंने क्या बताया था, यूकेरियोटिक्स का मतलब क्या होता है, यू मतलब कि न्यू, कैरियोट मतलब कि न्यूक्लियस जिसके ऊपर सेल अपने को मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिसकी न्यूक्लियस पे हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है वो सेल्स कौन से होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स। तो ये एक्चुअली प्लांट सेल बताया गया और नीचे ये वाला एनिमल सेल है। तो अभी इसी में अपन समझते हैं। देखो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है, सबसे पहले तो हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है जो कि अंदर की तरफ प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेगी। इससे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे देखो सबसे बाहर क्या है अपना, ये जो वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ना जो आधे आधे ओपन है कहीं कहीं से, ये वाला स्ट्रक्चर है सेल वॉल। देखो ये लिखा है, आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है, सेल वॉल। फिर इसके अंदर क्या आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक, फिर ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक, एक अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये लिखा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हो गया। देन न्यूक्लियस के आसपास हम देखोगे कि एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम अटैच्ड भी होते हैं यूकेरियोटिक्स में। ठीक है, तो जहाँ पर राइबोसोम अटैच्ड है उसे हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर राइबोसोम हमें देखने को नहीं मिलेंगे उसे हम बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिखा है। ठीक है, हमें लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे, ये हमें सिर्फ यूकेरियोटिक्स में देखने को मिल रहा है। अपन ने अभी पहले प्रोकैरियोटिक्स कंप्लीट करा था, उसमें ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिल रहा था। ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनील्स हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गए। इनके अपने आप में अलग अलग फंक्शन है, अपन एक एक को डीप में भी आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, फिर वैक्यूल। प्लांट सेल में अपने को सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल देखने को मिलता है जो कि एनिमल सेल में काफ़ी छोटे छोटे, या फिर होंगे तो बहुत छोटे होंगे, नहीं तो फिर होंगे ही नहीं। ठीक है, काफ़ी छोटे होंगे। ये प्लांट सेल की एक स्पेशलिटी भी है कि हमें एक सेंट्रल वैक्यूल सेंटर में देखने को मिलता है और उसी सेंट्रल वैक्यूल के कारण जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का वो पेरिफेरी में, मतलब एक साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि क्लोरोप्लास्ट हमें प्लांट सेल में देखने को मिलेगी, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है, और यही एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इस डायग्राम को एकदम अच्छे से देखना, समझना। एक एक स्ट्रक्चर को अपन कल से कंटिन्यू करेंगे आगे। और यहाँ पर दिया हुआ है एनिमल सेल का। यहाँ पर अपन एक चीज़ देख रहे हैं कि हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिल रही है। आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सबसे फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, देन उसके अंदर हम जाएंगे तो साइटोप्लाज्म, सेम चीज़ थी। न्यूक्लियस सेंटर में है ना, न्यूक्लियस सेंटर में यहाँ पे हमें क्या देखने को नहीं मिल रहा है, सेंट्रल वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल में एकदम सेंटर में था। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। यहाँ पर एक चीज़ अपन देख रहे हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमें देखने को मिल रहा है। इधर तुम देखो कहाँ मिल रहा है आपको सेंट्रियोल देखने को, कहीं मिल जाए तो बताना मुझे। प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ठीक, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, पेरोक्सियोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस। ये अपन न्यूक्लियस को भी जब डीप में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक, ये दोनों डायग्राम को ना एकदम प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से एकदम फिक्स कर लेना माइंड में, क्योंकि अपनी नेक्स्ट क्लास पूरी इसी पे रहेगी एक एक करके। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आस्क करना। ठीक है, सारी चीज़ें रिवाइज करते रहना कंटिन्यू, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।